So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, finally, we are back with a क्रिया शारीर सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में रस धातु के बारे में पढ़ा था। रस धातु कैसे उत्पन्न होती है, क्या उसके कर्म होते हैं, क्या सत्वसार होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसी तरीके से रक्त धातु के बारे में भी पढ़ेंगे कि रक्त धातु क्या होता है, इसका कर्म क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं। उसके बाद रस जो रक्त क्षय होता है, रक्त वृद्धि होती है, उससे कौन-कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं अलग-अलग आचार्यों के अनुसार। तो इस चैप्टर में हम लोग रक्त धातु जिसको हम लोग मॉडर्न में ब्लड बोलते हैं, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे आयुर्वेद अनुसार कि आयुर्वेद में जो ब्लड होती है, जिसको हम लोग रक्त बोलते हैं, वो किस तरीके से बॉडी में काम करती है, किस तरीके से वो फ्लो होती है, वो कैसे अपना आयुर्वेद क्या कहता है उसके लिए। तो फिर रक्त धातु में जो सातों धातु होती हैं, रस के पश्चात रक्त की गणना आयुर्वेद आचार्यों ने किया है। फिर उसके बाद इसके पर्याय की बात करें तो रुधिर बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय होता है, लोहित। लोहित क्योंकि लाल रंग का होता है इसलिए लोहित बोलते हैं। असृग, क्षतज और शोणित भी आता है। शोणित भी एक इम्पोर्टेंट पर्याय आता है आपका और लोहित भी आपका। और असृग का भी आप जो श्लोक्स होते हैं उसके अंदर देखेंगे कि हाँ, इसका भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे ये पर्याय होते हैं, ये आप बस ध्यान में रखिएगा कि हाँ, ये जब पर्याय आए तो किस धातु के बारे में बात हो रही है। फिर शरीरधारियों के देह में रहने वाले प्रसन्न, विशुद्ध तेज, रंजक पित्त से रंजित एवं अव्यापन्न निर्मल जो आहार का प्रसाद कहा जाने वाला जलीय रस है वो रक्त कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो देह में रहने वाला शुद्ध, विशुद्ध मतलब जो एकदम प्योर है, तेज, रंजक पित्त। रंजक का क्या काम होता है? रंजन मतलब रंगना। अगर हम नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में बोले तो रंजित मतलब उससे रंगना। तो रंजक पित्त मतलब जो रंजन का काम करता है वो रस से रक्त में जब परिवर्तित करता है तो उसका वर्ण मतलब कलर और बाकी चीज़ों में जो कन्वर्जन लाता है वो कौन-सा पित्त होता है, कौन-सी अग्नि होती है? वो होता है रंजक पित्त। हम लोगों ने 5 पित्तों के बारे में देखा था, 5 तरीके के पित्त होते हैं, भेद जब हम लोग पढ़ रहे थे पित्त के चैप्टर में। तो हम लोगों ने रंजक पित्त पढ़ा था वहाँ पे जिसका काम था रस से रक्त की उत्पत्ति करना, रंजन करना। और इसके बाद इसके द्वारा जो रंजित होता है और जो निर्मल है, वह आहार का प्रसाद मतलब आहार रस का जो बेस्ट वाला पोर्शन होता है, वो जलीय रस वह रक्त कहलाता है, ठीक है? रक्त का स्वाभाविक वर्ण गहरा लाल होता है। अब कह दो ये सारी तो जनरल बातें हैं कि हाँ, रेड कलर का तो होगा ही होगा। इसी कारण से संस्कृत भाषा में लोहित या शोणित भी कहते हैं। प्राण द्रव्य ऑक्सीजन इस लाल वर्ण रुधिर का अनुगामी होता है मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है। प्रेरणम प्राणा शोणित अनुवर्तते मतलब ये दोनों साथ-साथ बने रहते हैं। शरीरस्थ रक्त धातु रस मिश्रित होकर हृदय के द्वारा देह का अनुधावन करती रहती है। इस मिश्रण से यदि रस धातु को अलग कर दिया जाए तो शेष भाग रक्त कहा जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। चरक ने भी बताया है प्राणी नाम प्राणा शोणित अनुवर्तते मतलब जो प्राणियों का प्राण होता है उससे हम लोग रक्त कहते हैं। तो रक्त का हम लोग बोले तो क्या-क्या काम होता है? सिंपल सी बात है विशुद्ध होता है, निर्मल होता है, लाल वर्ण का होता है। उसके बाद ये प्राणियों का प्राण होता है। इतनी चीज़ें हम लोगों को अभी तक पता चली। मॉडर्न के हिसाब से इसको क्या कहते हैं? आरबीसी, ठीक है? हीमोग्लोबिन गहरा लाल वर्ण का हो जाता है। जब प्राणद्रव्य पृथक हो जाता है तो इसका वर्ण जो होता है वो बैंगनी सा हो जाता है। इसी प्राण द्रव्य के द्वारा शरीर में प्रत्येक कोशिकाएँ जीवित बनी रहती हैं। तो सिंपल ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन जब सेल्स को प्रोवाइड करेगा, टिश्यूज़ को प्रोवाइड करेगा तभी वो लिविंग रहेंगी अथवा या फिर वो सारी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सेल्स जो होंगी वो डेड हो जाएँगी। तो
इसीलिए हमारा जो रक्त धातु है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये प्राणियों का प्राण है। उत्पत्ति की बात करें तो कहाँ से उत्पन्न होता है? रक्त शब्द की निष्पत्ति रंज धातु में त प्रत्यय लगाने से होती है। रसादक्तम का उल्लेख चरक ने रस से रक्त का उत्पन्न माना है। रस से रक्त को उत्पन्न माना है। रस धातु जब रक्ताग्नि क्रिया संपन्न होती है तब उत्पन्न प्रसाद भाग स्थूल अंश से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है और पोषण होता है। ठीक है, वही जो पुरानी चीजें हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी वही यहाँ पे भी बताया गया है। उसके बाद और बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है, चरक के चिकित्सा स्थान में बोली गई है यहाँ ये चीज कि आत्रेय पुनर्वसु ने शिष्य अग्निवेश को रक्त निर्माण प्रक्रिया समझाते हुए कहा है कि सभी मनुष्य जो आहार रस का तेज प्रसाद भाग है वह और पित्त की ऊष्मा द्वारा रंजित होने पर रस रक्त रूप में परिवर्तित होता है। और तेज रसानाम का तात्पर्य रस से विद्यमान आग्नेय द्रव्य है। ठीक है, कोबाल्ट लोह तत्व से है। या पित्त रंजक पित्त ऊष्मा अग्नि से मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है जिससे जिससे रक्त बनता है। तो सिंपल, अग्निवेश जो थे, आत्रेय पुनर्वसु थे, आत्रेय पुनर्वसु, उनके 6 शिष्य हुआ करते थे। उसमें से एक बहुत बुद्धिमान सबसे श्रेष्ठ जो उनके शिष्य थे वो थे अग्निवेश। अग्निवेश ने ही जो पहले तो ऐसे नॉर्मली भाषाओं में बातों में विद्या का दान होता था, बट अग्निवेश प्रथम थे जिन्होंने उसका तंत्र बनाया। तंत्र करता हुए ये सब प्रथम, फिर तंत्र कर्ता से इन्होंने क्या बना दिया? अग्निवेश तंत्र। अग्निवेश तंत्र, अग्निवेश तंत्र बनाने के बाद चरक आए, चरक। तो चरक ने उसको प्रति संस्कार किया और उसे बनाया संहिता में। ठीक है, चरक संहिता बोली गई जिसे आगे चल के। और जो हमारे जो नॉर्मल प्राणियों के लिए उपलब्ध है चरक संहिता, इसीलिए आयुर्वेद में हम लोग चरक को इतना मानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, क्योंकि ये काय चिकित्सा में दी बेस्ट होता है चरक संहिता। ठीक है, तो चरक संहिता की बात हो गई कि हाँ ये चरक संहिता में इस वजह से मिलता है। चरक संहिता में आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश को बोला तो वो उन्होंने ये बताया कि पहले जो होता है आहार रस होता है, आहार रस में जब डाइजेशन होता है उसका प्रसाद भाग जो होता है वो जो पित्त होता है, पित्त से कलर्ड होता है। अब जैसे रस है, रस दो चीजों में बटा, प्रसाद और मल। प्रसाद भाग और पित्त भाग। तो प्रसाद भाग का जो स्थूल भाग था वो आगे चल के रक्त भी बना रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया। और ये कैसे बन रहा है? जब रंजक पित्त यहाँ पे आया तब वो रक्त बनाया। ठीक है, अब सुश्रुत ने भी रक्त निर्माण से संबंधित इसी प्रकार अपना मत व्यक्त करा है कि आहार प्राचन उपरांत जल तत्व की अधिकता वाला रस यकृत और प्लीहा में जाकर रक्त का रूप प्राप्त करता है। यकृत और प्लीहा, आप कहेंगे ये यार तब के टाइम पे लोगों को कैसे पता था कि यकृत और प्लीहा? यकृत और प्लीहा मीन्स अगर आपको नहीं पता तो लीवर और स्प्लीन होता है। तब के टाइम पे यार कैसे पता था कि लीवर में ही जाके अपना आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है? तब तो कोई ऐसे मॉडर्न वाली चीजें थी भी नहीं कि हाँ तब पता चल जाए। बट स्टिल वहां पे भी पुराने टाइम पे भी लोगों को पता था। इसका मतलब है कि वो लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे थे। हम भले ही सोचते हो कि वो बहुत पुराने हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको हम लोगों से ज्यादा पता था। ठीक है, लेकिन वही है कि जब हम ही लोग उस चीज को नहीं समझ सकते तो आगे चल के वो चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाई और वो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन अब ठीक है, फिर से समझ रहे हैं हम लोग, चीजें कर रहे हैं, आयुर्वेद को पल्ला रहे हैं। ठीक है, सुश्रुत ने रक्त निर्माण में सहायक पित्त को यकृत एवं प्लीहा में उपस्थित होना बताया है, जबकि दोनों वाग्भट ने इसे आमाशय में आश्रित स्वीकार करा है। दोनों वाग्भट कौन थे? ठीक है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, वृद्ध भागवत, लघु भागवत, ये सब आप पढ़ेंगे आयुर्वेद के इतिहास में। इन्होंने बताया कि आमाशय में होता है। रक्त निर्माण की इस प्रक्रिया को समझाने के लिए रंजक पित्त एवं रक्त अग्नि को जानना अति आवश्यक है। रंजक पित्त क्या होता है? अभी हम लोग इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं ना रंजक पित्त, तो क्या होता है रंजक पित्त? सभी आचार्यों ने रंजक पित्त का कार्य एक मत से रस का रंजन करना बताया है, मतलब रस को कलर प्रोवाइड करना बताया है। रस का रंजन भौतिक क्रिया
ना होकर एक रासायनिक क्रिया है, ये मतलब एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। रस एक धातु है और इसका रंजन का अर्थ इसके लिए रंजक द्रव्य उत्पन्न करना, जिसके द्वारा लाल वर्ण का रुधिर कणिकाएं उत्पन्न हो सके, मतलब रेड कलर की सेल्स उत्पन्न हो सके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी। पित्त के इस भेद का मुख्य कार्य है कि वह रस को रक्त में परिवर्तित करने के लिए रंजक द्रव्य उत्पन्न करे। ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न वाली पार्ट आई है कि वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो वो यहाँ पे ना पढ़ के आप लोग इसे फिजियोलॉजी में पढ़िएगा, तुमने देख ली। फिर रक्ताग्नि क्या होती है? सिंपल, जो धातुओं की अग्नि होती है वो होती है धात्वाग्नि। धात्वाग्नि, तो धात्वाग्नि के बाद जो रस का अग्नि है वो रसाग्नि, रक्त की अग्नि है तो वो रक्ताग्नि। तो बस यही है कि जो रक्त का पाचन करे या फिर रक्त की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, उसे हम लोग रक्ताग्नि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रक्त में उपस्थित अनेक प्रकार के पाचकांश और उन पाचकांश की क्रिया को कराने हेतु आवश्यक ऊष्मा, जो गर्मी होती है, जो फायर होती है, दोनों से सम्मिलित रूप को रसाग्नि बोलते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट। एक बार ये भी देख लेते हैं, बाकी पढ़ना हो पढ़ सकते हैं आप लोग, फॉर योर नॉलेज कि हाँ कॉन्सेप्ट्स आपके और अच्छे बन सकते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो। रस धातु के निर्माण के समय रक्त निर्माण अंश की भी उत्पत्ति होती है, वही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी थी, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग बार बार 2 चैप्टर से यही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग धातुओं का पोषण होता है, कौन कौन से न्याय होते हैं, किस किस तरीके से प्रसाद भाग पित्त भाग बनता है, बार बार वही सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर विशुद्ध रक्त का स्वरूप बताया गया कि जो एकदम शुद्ध रक्त होता है उसका क्या रूप होता है। तो यहाँ पे एक अष्टांग हृदय का श्लोक दिया हुआ है, और हेमाद्रि ने बताया है, हेमा मंजिष्ठा, अरुणदत्त ने बताया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट मेन आपके लिए ये है कि अष्टांग हृदय ने शुद्ध रक्त को मधुर लवण रस से युक्त समशीतोष्ण, मतलब ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, असंहत मतलब जो लिक्विड है, पद्म मतलब जो लाल कमल होता है, इंद्रगोप वीर बहुटी, हेम मतलब सोना के समान वर्ण वाला, भेड़ खरगोश के रक्त के समान बताया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ जाता है आपका, एक बार देख लीजिएगा। एक ये चरक का भी श्लोक आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तपेंद्रिय गोपभम पद्म लक्त सन्निभम गुंजा फलम सर्वणम च विशुद्ध विधि शोणितम। ठीक है, शुद्ध रक्त, तपेंद्र शुद्ध सोने के, इंद्रगोप के लाल कमल, और अलकतक की आभा वाला गुंजा फल के वर्ण के समान माना जाता है। ठीक है, ये हो गया उसका स्वरूप। फिर रक्त की बात करें पंचभौतिक, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए? तो यहाँ पे रक्त के पांचों महाभूत सम्मिलित, मतलब पांचों महाभूत होता है, पंचभौतिक होता है, लेकिन उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता स्वीकार करी है सुश्रुत ने। ठीक है। फिर रक्त की आरबीसी का क्या संगठन होता है, मॉडर्न वाला पार्ट, एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। रक्त की प्रमाण, और बाकी ये फिजियो में पढ़िएगा, यहाँ पे अगर पढ़ना है तो एक बार रीडिंग मार सकते हैं। बहुत इसमें डीप में जाके ये सारे फैक्ट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है गलत लिखा हो। रक्त का प्रमाण, तो चरक तथा दोनों वाग्भट ने रक्त को शरीर, मतलब कितनी मात्रा होती है, 8 अंजलि मात्रा होती है। रस का क्या हम लोगों ने पढ़ा था, रस का 9 था, रक्त का क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये सारे याद रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे आएंगे, सबका याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ये नंबर से याद रखिएगा। फिर रक्त व स्रोतस के बारे में बात करते हैं, तो शोणित वाहनम स्रोतसम यकृत मूलम प्लीहम चा, तो यकृत और प्लीहा होता है, यकृत मूल और प्लीहा।
तब लीवर, स्प्लीन। फिर यहाँ पे बताया गया कि पार्थिव अंश में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, आपक अंश में, आग्नेय अंश में और वायव्य अंश में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, सीरम, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन और कैल्शियम, ग्लूकोज़, ये सारी चीज़ें पार्थिव में आती हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी चीज़ें बताई गई हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये टेबल एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी ये एग्ज़ाम्स में अगर आप बनाते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रक्त की उत्पत्ति स्थान की कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो यकृत और प्लीहा तथा आमाशय में विभिन्न आचार्यों ने गिना है कि यहाँ पे उत्पत्ति होती है। फिर रक्त का क्या कार्य होता है? तो अष्टांग हृदय ने रक्त का मुख्य कर्म जीवन बताया है। मतलब प्राणों को धारण करना, प्राणों को धारक जो होता है वो होता है रक्त। तो अपने श्लोक याद करा होगा ना, प्रीणम जीवनम लेपन स्नेहोधारण पुण्य। अगर नहीं याद करा तो वो अष्टांग हृदय का श्लोक है, वो आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुओं के कार्य वाला। फिर इसके बाद ये वाला एक इम्पोर्टेंट श्लोक आता है, तद शुद्धम ही रुधिरस्य बलवर्ण सुखायुषायुनि प्रीणम प्राणम शोणः हनुवर्ततम शोणितम हनुवर्तते। तो चरक का सूत्र स्थान का 24वां चैप्टर का श्लोक है, जिसमें हम लोग शुद्ध रक्त की बात करते हैं और क्या कहते हैं कि उसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है। जो शुद्ध रक्त होता है प्राणियों का बल, वर्ण, सुख, आयु को बढ़ाता है। प्राणियों में जो रक्त होता है उसका अनुसरण करता है। प्राण को ही हम लोगों ने रक्त बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपके लिए काम की हैं। बाकी ये टेबल अभी हम लोग ने अष्टांग हृदयम जीवन बोलता है। अष्टांग चक्र जीवनम, जीवन वर्ण प्रसादन मास पोषण। सुश्रुत क्या होता है? वर्ण प्रसादन मास पुष्टि और जीव्यति। चरक क्या बताते हैं? बलवंत सुखायु और असृजः पित्तम। रसय के क्या लक्षण होता है? परुषा स्फुटतः मलना त्वगुक्षः रक्त संचय। मतलब रक्त का कर्म त्वचा के वर्ण को, मतलब जो कॉम्प्लेक्शन होता है हमारे शरीर का, वो निखारना होता है। इसलिए रक्त का क्षय होने पर त्वचा में विशिष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। अतएव रक्त क्षय में त्वचा परुष मतलब कठोर हो जाती है, फटी हुई दिखाई देती है और मुरझाई हुई तथा रुक्ष हो जाती है। सिंपल, अगर रक्त की कोई दिक्कत होगी तो हमारी स्किन डिजीजेज उत्पन्न होंगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर रक्त वृद्धि के क्या लक्षण होते हैं? सुश्रुत ने ये बताया है, रक्त रक्तांशितम सिरा पूर्णत्वम च। मतलब रक्त की अति वृद्धि से नेत्र एवं अंगों, त्वचा में लालिमा लाल लाल हो जाते हैं। रक्त वाहिनियों में पूर्णत्व, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें अष्टांग संग्रह ने बताई? तो ये वाली चीजें बताई हैं कि रक्त धातु कुष्ठ हो जाता है, मतलब वही स्किन डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। रक्तक्षय के, रक्त वृद्धि के लक्षण यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक बार रिवीजन के लिए काम आएगा। फिर रक्तसार पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? कि इनके कान, आँख, मुँह, जीवा, नाक, ओष्ठ, पैर, हाथ के तलवे, नख, ललाट, फोरहेड, ललाट मतलब फोरहेड होता है, फोरहेड, शिश्न, स्निग्ध रक्तवर्ण, शोभा युक्त चमकने वाले होते हैं और इन्हें हम लोग रक्तसार बोलते हैं। सुश्रुत ने क्या बताया है कि जिनके नख, नेत्र, तालु, जीवा, ओठ, पाड़ीतल, पादतल चिकने होते हैं एवं ताम्र लाल वर्ण के होते हैं, उन्हें रक्तसार पुरुष कहते हैं। इनमें इस प्रकार सारता, सुख, उद्दंडता, मेधा, मनस्विता, सुकुमारता, अनिता, बल, क्लेश, मतलब ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। शुद्ध रक्त के विधिनाम शोणित जाता शुद्धम भवति देहिनम देश काल ओक्त सात्म्याम विविधा संप्रकाशिता। तो अष्ट व आहार विधि विशेषायतन में बताई गई विधियों के अनुसार जो मनुष्य आहार का सेवन करता है, अभी हम लोगों ने पिछले आहार चैप्टर में अश्वत्थ आहार विधि विशेषायतन बताए थे, तो उनके अकॉर्डिंग अगर जो रूल्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो इंसान सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर चीज़ों का सेवन करता है, आहार का सेवन करता है, तो उसके पाचन के बाद जो भी रक्त उत्पन्न होता है, जो भी आरबीसीज़ उत्पन्न होती हैं, वो शुद्ध रक्त कहलाता है।
ठीक है? और शुद्ध रक्त वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? तो ये लक्षण होते हैं कि बहुत अच्छे इंद्रियाँ जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, ग्रहण कर पाती हैं, पाचन अच्छे से होता है, मल-मूत्र अच्छे से निकलता है और यही बताया सुखी होते हैं, पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, शुद्ध रक्त वाले कहे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर रक्त धातु। इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो-जो पॉइंट्स मैंने बताए वही-वही पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसे पॉइंट है जो आप रीडिंग मार रहे हैं, उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम की लिंक है नीचे, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके बाद कोई भी अपडेट्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड हो या फिर हमारे लेक्चर से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। नोट्स होते हैं, वो भी वहाँ पे सारे पड़े हुए हैं। कोई ऐसी बुक है जो आपको नहीं मिल रही, वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि हाँ, मुझे ये चाहिए, तो अगर मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर दूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर रक्त धातु। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, आराम से पूछिएगा। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, ये नहीं कह सकते कि हम लोग डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें कवर करते हुए पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरीके से वो चीज़ें कवर होंगी ही होंगी। तो उस चीज़ का लोड मत लीजिए, नोट्स बनाते चलिए अपने, जितने आप अपने हाथ से नोट्स बनाएँगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। टाटा, बाय-बाय।